एक ऐसा शादी जिसमें लाखों करोड़ों का तिलक दिया गया हो, लेकिन फिर भी लड़की खुश नहीं रहती है और अपने ससुराल जाती है, तो उसके साथ एक ऐसा घटना बीत जाता है जिसे सुनने वाले सभी की आंखें नम्र हो जाती है और वहीं पर ससुराल वाले को अंततः जेल जाना पड़ता है। ये घटना सुनने के बाद सभी के मन में क्रोध है और सभी लोग इसकी घटना की निंदा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या घटना घटता है जिससे सुनने के बाद सभी की आंखों में क्रोध हो जाता है और बहुत लोग वहीं पर आंखों में आंसू आ जाता है। जब इस घटना को आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी सुनने के बाद आपके भी आंखों में क्रोध आना लाजमी हो जाएगा। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद। आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है तमिलनाडु का एक शहर है तिरुनुपुर। इसी तिरुनुपुर शहर से एक थाना लगता है चिन्ना, और इसी चिन्ना का रहने वाले अन्ना दुरई जिनका एक गारमेंट का बिजनेस रहता है, यूं कहें कि कपड़े बनाने का बिजनेस रहता है। इनकी अपनी बेटी की शादी 2025 को किया जाता है और इनकी शादी होती है। ईश्वर मूर्ति का एक बेटा होते हैं कवीन कुमार से शादी होता है, जिनकी उम्र होती है 28 वर्ष, और इनका एक बेटी होती है रिधानिया जिनका पिता का नाम होता है अन्ना दुराई जिनका गवर्नमेंट का बिजनेस भी रहता है। शादी तय हो जाती है। शादी दोनों की परिवार की मर्जी से धूमधाम से की जाती है। ये शादी ऐसा रहता है मानो इसे देखने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं, और इस शादी में जो सामानें दी जाती है उसे देखने के बाद सभी की आंखें चौंधा जाती है, मतलब सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं वो लड़का पक्ष को 1 करोड़ का सोना देते हैं। 1 करोड़ का सोना देते हैं, वहीं पर 70 लाख रुपए का एक वोल्वो कार देते हैं। बाकी सामानों से तो ढेर रहता है, हर गाड़ी ट्रक सामान से भरा रहता है। इतना सामान दिया जाता है कि लड़के वाले के पक्ष उसके घर में रखने की जगह नहीं मिलता है। लड़की शादी हो जाती है। लड़की की शादी होकर वो पहुंचती है अपने ससुराल कवीन कुमार के घर। कवीन कुमार के पिता होते हैं ईश्वर मूर्ति, उनकी मां होती है चित्रा देवी। ये लोग भी उसी तमिलनाडु के रहने वाले रहते हैं। दोनों की अच्छी खासी बिजनेस रहता है। लड़के वाले भी किसी तरह से कमजोर नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी तिलक का लोभी, कितना भी अमीर आदमी हो वो तिलक का लोभी हो ही जाता है। इसी प्रकार जब लड़की रिधानिया अपने ससुराल पहुंचती है, दरअसल इन दोनों का शादी 29 अप्रैल 2025 को होता है, आज से 2 महीना पहले। शादी होने के बाद लड़की जो होती है अपने ससुराल आ जाती है, और शादी में जो भी सामान इनको मिलता है उससे वर पक्ष के लोग, लड़का वाले लोग खुश नहीं होते हैं। आए दिन लड़की को मानसिक और शारीरिक दोनों कष्ट दिया जाने लगा। वहीं पर जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी को, रिधानिया को, बार बार ये कहता है कि तुम्हारे पिताजी जो दिए हैं वह सामने में देखो, जिसकी शादी हुआ है उसके घर वाले लोग कितना दिए हैं। तुम्हारे पिताजी बस यही 1 करोड़ का सोना और एक वोल्वो कार दे दिए 70 लाख का, उसी में गुण गा रहे हैं और उसी में तुम हमारे पास हो। सामने वाला घर में देखो, उसके घर वाले लोग उससे इतना तिलक दिए हैं कि एक फैक्ट्री चलाने का उसके पास पैसा हो गया है। मतलब उसके घर वाले लोग उससे 10 करोड़ रुपया और कितना सामान और कितना गहना दिए हैं। तुम तुलना करो, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे माँ बाप क्या हमें दिए हैं। इस तरह के मानसिक संतुलन और मानसिक तनाव लड़का जो है अपनी पत्नी को देने लगा, और वहीं पर जो लड़का का माँ और पिता होते हैं वो लोग अपनी बहू को आए दिन खाना पीना लेकर के, काम धाम लेकर के, बहुत सारी चीज लेकर के मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं। लड़की तंग आ जाती है और तंग आने के बाद अपने पिता से कई बार इसकी शिकायत करती है
कई बार अपनी बात को रखती है अपने पिता के पास, लेकिन पिता जो होते हैं वो अपने बिजनेस में इतना मगन रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि अपनी बेटी की बात को वो सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और उनकी बेटी का अंदर से जो आत्मा से, दिल से आवाज निकलता है उसको वो किस हमेशा नजरअंदाज करते रहते हैं और बेटी को यही समझाते हैं कुछ दिन बर्दाश्त करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बेटी का मन में इतना घाव भर जाता है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तभी वो एक बहुत बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का लेने के लिए मजबूर हो जाती है। 29 जून 2025 को वो अपने घर से पूजा करने के लिए एक मंदिर में जाने के लिए तैयार होती है। मोडीपलायम एक मंदिर है, वहां पर रिधानिया जो होती है वो अपने कार से निकलती है मोडीपलायम मंदिर जाने के लिए और साथ में कीटनाशक रख लेती है जिसे जहर बोला जाता है। वो अपनी कार में रखती है और जैसे ही मंदिर के पास पहुंचती है अपनी गाड़ी को खड़ा कर देती है और कीटनाशक जो होता है वो खा लेती है। खाने के बाद अपनी वॉइस मुंह से कई सारे मैसेज व्हाट्सएप पर अपने पिता को भेजती है और पिता को भेजने के बाद वो कुछ देर के बाद उसकी सांसें रुक जाती है। कई घंटों तक वो कार जो है उसी मंदिर के पास खड़ा रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब लोगों का नजर पड़ने लगता है कि आखिर ये कार इतने देर से यहाँ पर रुका हुआ है, आखिर क्या कारण है, तभी उसकी सूचना थाने को दी जाती है और थाने प्रभारी अपने दल बल के साथ आते हैं। कार का शीशा चारों बगल से पैक रहता है, कुछ खुलता नहीं है। तभी कार के शीशा को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद जैसी थाने प्रभारी का नजर पड़ता है रिधानिया पर, रिधानिया उस एरिया का जाना माना हस्ती का बेटी रहती है, इसीलिए उसको सभी कोई पहचानते हैं और ये तुरंत हल्ला होने लगता है और इस खबर को सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद ये खबर उसके पिता तक पहुंचती है और पिता को खबर पहुंचने के बाद दौड़े दौड़े सभी लोग उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जहां पर रिधानिया को एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है प्रथम उपचार के लिए और वहीं पर हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा इसे मृत घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि रिधानिया जब जहर खा चुकी थी, कीटनाशक खा चुकी थी, तो उसके मुंह से काफी सारा फेन आ रहा था, झाग आ रहा था। पुलिस को देखने के बाद इसे वहीं पर वो समझ चुका था पुलिस कि इसकी जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी हस्ती होने की बेटी होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी पोस्टमार्टम की जाती है। पोस्टमार्टम में ये क्लियर हो जाता है कि रिधानिया जहर खा के मरी है। तभी जो पिता होते हैं उसके इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास समय नहीं रहता अपनी बेटी की बात को सुनने का, अपनी बेटी के दर्द को समझने का, वह अपनी मोबाइल निकालते हैं। मोबाइल पर जब व्हाट्सएप पर अपनी बेटी का मैसेज पढ़ते हैं, सुनते हैं उसकी वॉइस, तब वो फूट फूट कर रोने लगते हैं कि काश मैं अपनी बेटी की बात पहले समझ जाता तो हमारी बेटी आज जिंदा होती। काश मैं अपनी बेटी को इन दरिंदों के घर शादी नहीं करता तो आज हमारी बेटी जिंदा होती। काश हमने अपनी बेटी की दर्द के अंदर की बात को समझ लेता तो अपनी बेटी को अपने घर ले आता, हमारी आज बेटी जिंदा होती। इस प्रकार से पुलिस जो होती है वो एफआईआर दर्ज कर देती है डाउरी एक्ट का, और डाउरी एक्ट का दर्ज करने के बाद जो लड़का होता है कवीन कुमार, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं पर उसकी मां चित्रा देवी को भी अरेस्ट किया जाता है और पिता ईश्वर मूर्ति को, तीनों को अरेस्ट करके जेल के सलाखों के पीछे तो भेज दिया जाता है। लेकिन क्या इस तरह का लालची, जो तिलक के लालची होते हैं, दहेज के लालची होते हैं, क्या हमारे देश से खत्म हो जाएगा? जब तक हम और आप इस चीज को मिटाएंगे नहीं, इस चीज को समझेंगे नहीं, तिलक दहेज यूं ही चलते रहेगा और इस तरह की घटना, इस तरह की हादसा होते रहेगी। आज जेलों में जाइए तो कई ऐसे मुजरिम हैं जो अपनी बहू को जला करके, अपनी बहू को दहेज के लालच में मार करके जेल के सलाखों के पीछे अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं और अपनी कसूर होने का दिन गिन रहे हैं। नमस्कार।